Hello everyone, welcome back to my channel New Concepts by Ishita after so long because मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही थी तो इसलिए मैं वीडियोस बना नहीं पा रही थी। सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट नंबर 8 द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है, तो दीज आर द टॉपिक्स जो हम इस पूरे चैप्टर्स में कवर करने वाले हैं। ठीक है, और मैं पीवाईक्यू के लिए बता देती हूँ जितना मैंने पीवाईक्यू एनालिसिस किया है कि यहाँ से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है। फर्स्ट ये वाला पार्ट, प्रोसीजरल मिनिमलिस्ट एंड सब्सटेंटिव मैक्सिमलिस्ट, यहाँ से आता है शॉर्ट नोट। ठीक है, तो आपको किस पार्ट को बहुत फोकस से सुनना है वो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट इज दिस। सेकेंड इज टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी, ये भी शॉर्ट नोट में ही आएगा। ठीक है, लॉन्ग आंसर में नहीं आएगा। लॉन्ग आंसर में आता है थ्योरीज ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है, ये आएगा लॉन्ग आंसर में, जो आपके 20 मार्कर आते हैं ना उसमें आएगा ये। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। फर्स्ट हम देखेंगे इंट्रोडक्शन। तो ये जो कॉन्सेप्ट है डेमोक्रेसी का, इसका ओरिजिन हमें देखने के लिए मिलता है 2500 ईयर्स पहले, इन 2500 ईयर्स एगो से। ठीक है, पुराने टाइम से। अब फर्स्ट हमें कहाँ पे ये देखने के लिए मिला? एथेंस में 5th सेंचुरी बीसी के टाइम पे। नेक्स्ट चीज क्या बोली गई है यहाँ पे कि ये जो वर्ड डेमोक्रेसी है इसका ओरिजिन कैसा है? ग्रीक। ठीक है, प्लस ग्रीक लैंग्वेज में हम इसको क्या कहते हैं? डेमोक्रेटिया। एंड ये दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है। फर्स्ट वर्ड क्या है? डेमोस, जिसका मतलब है पीपल, लोग। क्रेटोस, जिसका मतलब है पावर। इसलिए हम डेमोक्रेसी के क्या कहते हैं? डेमोक्रेसी स्टैंड्स फॉर रूल बाय द पीपल, यानी यहाँ पे किसकी सरकार होती है? जनता की सरकार होती है। ठीक है, विच गिव्स ट्रू लेजिटिमेसी टू द गवर्नमेंट। ठीक है, लेजिटिमेसी का मतलब क्या है? जायज पावर देना। ठीक है, यहाँ पर लोग, डेमोक्रेसी के अंदर लोग क्या करते हैं? अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं और उनको जायज पावर देते हैं। ठीक है, एक लेजिटिमेट पावर देते हैं गवर्न करने की। ठीक है, ऑन ऑन किसके बिहाफ पे? ऑन देयर बिहाफ। ठीक है, अपने बिहाफ पे। ठीक है, जैसे कि इंडिया है, इंडिया का एग्जाम्पल हो, यहाँ पे कोई भी स्कीम बनेगी या कोई भी जो है डिसीजंस लिए जाएंगे। ठीक है, तो वो कौन लेते हैं? बट जो जितने भी पार्लियामेंट में बैठे हुए जो है एमएलए एमपीज हैं, है ना, लोकसभा राज्यसभा के मेंबर लेते हैं, है ना। कॉमन पब्लिक तो जाती नहीं है वहां बैठने, है ना, सिटिंग तो होती नहीं है बिकॉज पॉसिबल ही नहीं है ना, इतने ज्यादा लोग हैं तो उनको डिसीजन लेना पॉसिबल नहीं है। तो सब लोग क्या करते हैं? डिफरेंट पार्टीज को वोट करते हैं। ठीक है, फिर उन पार्टीज से एमपीज एमएलए इलेक्ट होते हैं, वो हमारे बिहाफ पे डिसीजन मेकिंग करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट बात यहाँ पे बोली गई है कि इसमें अभी हम ये भी पढ़ेंगे कि डिफरेंट टाइप ऑफ डेमोक्रेसी, डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या है, रिप्रेजेंटेटिव क्या है, डेलिब्रेटिव क्या है। ठीक है, नेक्स्ट ये है, नेक्स्ट यहाँ पे बात की गई है कि यहाँ पे कुछ इनहेरेंट कॉन्ट्रोडिक्शंस भी आते हैं। ठीक है, कॉन्ट्रोडिक्शन किस टाइप की? कॉन्ट्रोडिक्शन कि अभी जो डेमोक्रेसी है, हमने समझ लिया डेमोक्रेसी का ओरिजिन कहाँ से हुआ, हमने समझ लिया डेमोक्रेसी के अंदर होता क्या है, इसका बेसिक मीनिंग क्या है। अब हम देखेंगे डेमोक्रेसी को प्रैक्टिस कैसे किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन उठ के आता है। पहला क्वेश्चन क्या है? हाउ टू अचीव पीपल पार्टिसिपेशन। ठीक है, डेमोक्रेसी में हम लोगों के पार्टिसिपेशन की बात कर रहे हैं, बट इसको अचीव कैसे किया जाए। ठीक है, एग्जाम्पल, इंडिया में अभी भी बहुत से लोग हैं जिनको पता ही नहीं है कि हमारे पास राइट टू वोट होता है। ठीक है, या अगर हमारे पास राइट टू वोट है तो उसको यूज कैसे करना है ना। बहुत से लोग क्या करते हैं? अपनी कास्ट देख के वोट दे देते हैं कि भाई हमारे यहाँ से तो फलान जो है ये हमारे रिलेशन में है, ये खड़े हो रहे हैं तो इन्हीं को वोट दे दो, चाहे वो काम कुछ करे ना। ठीक है, तो इसीलिए ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आती है कि कैसे ये जो डेमोक्रेसी का गोल है इसको अचीव किया जाए। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या आती है कि लिबर्टी और इक्वालिटी जैसे बिगर कॉन्सेप्ट्स के बीच में बैलेंस बनाए रखना। लिबर्टी का मतलब क्या है कि लोगों के पास क्या है? कुछ सर्टेन राइट्स हैं, जैसे कि राइट टू वोट है हमारे पास, राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है कि हमें क्या है? बोलने की आजादी है ना। हम गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर सकते हैं, ये हमारा अधिकार है, इस पे हमें गवर्नमेंट जेल नहीं डाल सकती है ना, क्रिटिसाइज कर सकते हैं। जैसे अगर अभी AQI बहुत ज्यादा हार्म कर रहा है तो अगर मैं कोई वीडियो बना के पोस्ट करना चाहूँ तो मैं फ्री हूँ, है ना। ऐसा नहीं है कि मुझे कहीं से परमिशन की नीड है। अगर मैं गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करना चाहूँ एक अपना दायरा मेंटेन करके तो मैं वो कर सकती हूँ। ठीक है, तो ये होती है लिबर्टी। हमारे राइट्स को प्रोटेक्ट करना किसका काम है? गवर्नमेंट का काम है। ठीक है, ये जो हमारे पास फ्रीडम है इसी को हम लिबर्टी कहते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, मैं एक मतलब बिल्कुल एकदम मैं डेफिनेशन वाला नहीं समझा रही हूँ, बेसिक समझा रही हूँ जिससे आपको समझ में आ सके। ठीक है, इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि सभी लोगों को इक्वली ट्रीट करना। ठीक है, इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट, सेक्स, जेंडर और क्रीड। ठीक है, तो सभी लोगों में समानता बनाए रखना। तो इन दोनों के बीच में बैलेंस करना जो है बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है ना डेमोक्रेसी। ठीक है, डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर। नेक्स्ट, डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर में नेक्स्ट चीज क्या देखने के लिए मिलती है कि प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी राइट्स। ठीक है, यानी जो माइनॉरिटी में लोग हैं उनको उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करना।
Other thing is कि to avoid tyranny of majority etc are some of the question which democracy have to grapple with, यानी कि ये कुछ टाइप की प्रॉब्लम है। देखो टायरानी का मतलब होता है कि तानाशाही, ठीक है। तानाशाही जैसी प्रॉब्लम से भी जो है डेमोक्रेटिक कंट्री में तानाशाही जैसी प्रॉब्लम ना आ जाए, तो इसीलिए भी जो है मेजोरिटी का जो रूल होता है, ठीक है, उसको क्या करते हैं, अपोज करते हैं। मतलब जैसे भी आप करंट रूल देखो बीजेपी का है ना, तो लोग क्या कह रहे हैं कि ये तानाशाही हो रही है, क्योंकि बीजेपी जो है काफी टाइम से पिछले 2014 से बीजेपी जो है अभी तक सत्ता में है, पावर में है। तो इसलिए लोग क्या कह रहे हैं, एक तरीके से अब जो आने वाला टाइम है अगर उसमें भी बीजेपी गवर्नमेंट दोबारा आई, तो एक तरीके से तानाशाही हो जाएगी, है ना। तानाशाही में रूल क्यों कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि बहुत से डिसीजंस ऐसे हैं जहां पर बीजेपी का एक तरीके से डोमिनेशन देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है। तो डेमोक्रेसी जैसी कंट्री में इस टायरानी को अवॉइड करना भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। जिससे डेमोक्रेसी, जितनी भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं, ठीक है, या जहां पे भी डेमोक्रेसी को प्रैक्टिस किया जा रहा है, इस टाइप की जो प्रॉब्लम्स है इनसे उन्हें क्या करना पड़ता है, कोप अप करना पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे सेंट्रल प्रॉब्लम्स क्या है। मेन जो सेंट्रल प्रॉब्लम है वो है हाउ टू बैलेंस बिटवीन लिबर्टी एंड इक्वालिटी। लिबर्टी और इक्वालिटी के बीच में कैसे बैलेंस करें, ठीक है। तो जो इंग्लिश लिबरल ट्रेडिशन के लोग हैं, जो लिबरल्स को सपोर्ट करते हैं, वो तो फेवर में रहते हैं कि लिबर्टी को ज्यादा इंपॉर्टेंस मिले, ठीक है। अब जो फ्रेंच ट्रेडिशन के लोग हैं वो इक्वालिटी को ज्यादा जो है क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले हम थोड़ा बेसिक डिफरेंस जान लेते हैं कि लिबर्टी के भी दो टाइप होते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव। तो नेगेटिव लिबर्टी क्या है, पॉजिटिव क्या है। नेगेटिव लिबर्टी places more emphasis on द इंडिविजुअल राइट्स, यानी कि नेगेटिव लिबर्टी ज्यादातर किस चीज की बात करती है कि भाई जो लोगों के पास राइट्स हैं, ठीक है, उनको प्रोटेक्ट करे गवर्नमेंट, ठीक है। बल्कि पॉजिटिव लिबर्टी बात करती है कि इन राइट्स को लिमिट किया जाए और इक्वालिटी को टेन किया जाए, ठीक है। अभी थोड़ा कंफ्यूजिंग हो गया, इसको मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन एक राइट है ना, हमारा फंडामेंटल राइट है जिसको कोई भी हमसे नहीं छीन सकता, इवन गवर्नमेंट भी नहीं, है ना। तो अगर गवर्नमेंट, मान लो अभी AQI वाला ये जो पूरा चल रहा है, ठीक है, अगर इसको मुझे क्रिटिसाइज करना है, ठीक है, तो मैं दो तरीके से कर सकती हूँ। या तो मैं पीसफुल तरीके से कर सकती हूँ, ठीक है, कोर्ट वगैरह को अपील कर सकती हूँ, या तो मैं जो है प्रोटेस्ट कर सकती हूँ, है ना। तो प्रोटेस्ट भी दो टाइप से होते हैं, एक पीसफुल तरीके से और एक होता है ना कि भाई गवर्नमेंट बिल्डिंग्स पे हमला बोल देना, ठीक है, या मैस एक मॉब होता है ना, मॉब वाला कि मॉब गया और जो है इतने लोगों को मार दिया, पुलिस वगैरह को मार दिया। तो ये सब चीजें क्या है, नेगेटिव लिबर्टी के अंदर काउंट होती है, ठीक है। कि अगर आपके पास कोई फंडामेंटल राइट भी है तो उसका सही तरीके से आपको यूज करना है, ना कि जो है अपनी मनमानी चलानी है, ठीक है। तो इसलिए जो है ये जो फ्रीडम है, एक्सेस फ्रीडम, ठीक है, यानी कि ज्यादा फ्रीडम जब हो जाती है तो उसको लिमिट करने के लिए जो है पॉजिटिव लिबर्टी का कॉन्सेप्ट आया, कि पॉजिटिव लिबर्टी में बात की गई है कि जितने भी हमें राइट्स मिले हुए हैं नेगेटिव लिबर्टी के अंदर, इनको जो है लिमिट किया जाए टू अटेन कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी, ठीक है, जिससे हम इक्वालिटी का जो हमारा गोल है उसको अचीव कर सके, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसका मतलब क्या है, नेगेटिव लिबर्टी फेवर्स अ लिमिटेड रोल फॉर द स्टेट, यानी कि नेगेटिव लिबर्टी क्या चाहती है कि भाई लोगों के पास क्या हो, राइट्स हो, है ना। पॉजिटिव लिबर्टी क्या चाह रही है कि ये जो राइट्स हैं, ठीक है, लोगों के पास राइट्स होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए, बट इनका यूज जो हो वो लिमिटेड तरीके से हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि लोग जो है अपनी मनमानी चलाने लग जाए, ठीक है। ये पॉजिटिव लिबर्टी कह रही है, मैं यहाँ पे P कर देती हूँ और यहाँ पे N, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे इट प्रिवेंट द रूल ऑफ ऑपरेसर। अब देखो डेमोक्रेसी के कुछ एडवांटेज हैं। पहला क्या है कि ये प्रिवेंट करता है रूल ऑफ ऑपरेसर, यानी तानाशाही जैसी गवर्नमेंट ना आ सके, ठीक है। सेकंड है ह्यूमन डेवलपमेंट का फॉस्टर करता है, यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। थर्ड, फैसिलिटेट करता है प्रोटेक्शन ऑफ इंडिविजुअल राइट्स, यानी जो लोगों के राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करती है। नेक्स्ट, लोगों को फ्रीडम प्रोवाइड करती है। और वॉर जैसी सिचुएशन में भी जो है जो डेमोक्रेसी है वो हेल्प करती है। क्यों? क्योंकि डेमोक्रेसी जो है पीसफुल रेजोल्यूशन चाहती है हमेशा। पीसफुल रेजोल्यूशन मतलब अगर हमारा किसी कंट्री से कोई लड़ाई झगड़ा हो भी गया तो वो हम सॉल्व करेंगे थ्रू पीसफुल ट्रीटीज, ना कि लड़ाई कर दो डायरेक्ट, ठीक है। अब 1861 में एक बुक लिखी गई थी, कंसिडरेशंस ऑन रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट। इस बुक को लिखा था JS मिल्जी ने, ठीक है, जहां पर इन्होंने 3 एडवांटेज बताए थे डेमोक्रेसी के, ठीक है।
ओवर नॉन डेमोक्रेटिक वन, यानी जो नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं उनके ऊपर क्या डेमोक्रेसी के एडवांटेज है। फर्स्ट इन्होंने बोला कि डेमोक्रेसी कंपेल्स डिसीजन मेकर टू टेक इनटू अकाउंट इंटरेस्ट ओपिनियन राइट ऑफ मोस्ट। देखो इसका मतलब ये है कि जेस मिल ने बोला कि जो डेमोक्रेसी है वो हेल्प करती है किस चीज में, क्योंकि देखो डेमोक्रेसी के अंदर क्या होता है कि लोग जो है अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, अब हर एक इंसान का ओपिनियन सेम तो नहीं होगा, ठीक है। जैसे कि अगर आपके एरिया से कोई एक पर्सन खड़ा हो रहा है, ठीक है, उनका अपना मैनिफेस्टो होता है पूरा, वो बताते हैं कि अगर हम पावर में आए तो हम क्या क्या काम करेंगे अगले 5 साल में, है ना। तो अगर वो बोल दें कि हम जो है गरीब को 5,000 रुपए देंगे, है ना, रोजगार नहीं देना है उनको बट 5,000 रुपए देना है, क्यों, अट्रैक्ट करना है उन्हें वोट के लिए, ठीक है। तो एक गरीब जो है उनको वोट देगा, क्यों देगा, वो ये सोचेगा कि कुछ ना सही तो 5,000 रुपए तो मिलेंगे, ठीक है ना। और अगर सेकंड शर्त उन्होंने ये रख दी कि मैं हम जो है रोजगार देंगे यूथ को, है ना, तो अगर कोई यूथ उनको वोट देगा तो वो ये सोच के देगा कि हाँ भाई कुछ मिले ना मिले, एजुकेशन, मैंने इतना पढ़ाई की है, ठीक है, एजुकेटेड हूँ, कम से कम नौकरी तो मिलेगी, ठीक है। थर्ड, अगर वो अपने मैनिफेस्टो में ये चीज रख दें कि हम किसान को जो है सब्सिडी पे सब्सिडी प्रोवाइड करेंगे, है ना, जो जो बीज वगैरह या जो फर्टिलाइजर वगैरह लगते हैं जितने महंगे होते हैं इस पर हम सब्सिडी देंगे, है ना। तो वो किसान उसको उनको किस तरह से देखेगा कि भाई हमें सब्सिडी मिलेगी, है ना। तो इस टाइप से डिफरेंट ऑफ व्यूज होते हैं लोगों के किसी भी पर्टिकुलर रिप्रेजेंटेटिव को वोट करने में, ठीक है। तो जेएस मिल का यही कहना है कि ये जो डिफरेंट व्यूज है ना, यही डेमोक्रेसी की खासियत है। कैसे खासियत है कि यहाँ पर जो है मेजॉरिटी लोगों का क्या होता है, बेनिफिट होता है, यानी बेनिफिट किसको जाता है, मेजॉरिटी ऑफ द लोगों को जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे डेमोक्रेसी ब्रिंग अ नंबर ऑफ वेरिड व्यूज इन द प्रोसेस। मतलब डेमोक्रेसी में हमें डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस लोगों के देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। यानी कि एक पर्टिकुलर पर्सन को वोट करने के डिफरेंट पीओवीज लोगों के हो सकते हैं। पीओवीज मतलब पॉइंट ऑफ व्यूज, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। थर्ड इज डेमोक्रेसी कैरेक्टर बिल्डिंग में भी हेल्प करती है। कैसे, ठीक है, कैसे हेल्प करती है। फर्स्ट, लोग किसी भी पर्टिकुलर पर्सन को वोट डालते हैं तो वो उनकी खुद की पर्सनल चॉइस होती है, हाँ, खुद की पर्सनल चॉइस होती है, कोई उन्हें फोर्स नहीं करता, ठीक है। नेक्स्ट चीज, उन्हें आगे जाके क्या बेनिफिट होगा, फ्यूचर में क्या बेनिफिट होगा, वो सब चीज जो है सोच के किसी भी एक पर्टिकुलर रिप्रेजेंटेटिव को वोट दिया जाता है ना। तो ये कैरेक्टर बिल्डिंग में भी हेल्पफुल है। अब नोबल लोरेटा और अमर्त्य सेन जी ने बोला है कि जो डेमोक्रेसी है उसकी फंक्शनिंग में कोई भी फेमाइन यानी कि कोई भी रुकावट या अड़चन नहीं आ सकती अनटिल एंड अनलेस जो जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, है ना, जो लीडर्स हैं, वो लोगों की तरफ अकाउंटेबल ना हो, है ना। जैसे कि अभी दिल्ली में आप सबको हाल पता है कि एनसीआर रीजन में इतना बुरा हाल है कि सांस लेना भी, नॉन स्मोकर के लिए भी सांस लेना भी लाइक टॉक्सिक, है ना। तो अगर जो गवर्नमेंट है वो बेसिक वेलफेयर को नजरअंदाज करेगी तो कॉमन पब्लिक बोलेगी, ठीक है, खूब खुश हो गए दिल्ली के लोगों ने बीजेपी को इलेक्ट किया, ठीक है, आम आदमी पार्टी को हटाया, ठीक है। तो मुझे तो बेसिक डिफरेंस ये लगा कि जब एक एजुकेटेड लीडर होता है, ठीक है, आम आदमी पार्टी में जब जो थे एटलीस्ट वो जवाब दे पा रहे थे किसी भी चीज का, है ना। अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही थी पॉल्यूशन से रिलेटेड, हर साल प्रॉब्लम आती है ना, इस साल कोई नई बात थोड़ी है, बट वो जवाब दे पाते थे, ठीक है। ये तो जवाब भी ऐसे देते हैं कि मीम ही बन रहे हैं इनके ऊपर, ठीक है। खैर, वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। नेक्स्ट इज अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी और अ डेमोक्रेटिक स्टेट। इन दोनों के बीच में हमें डिफरेंस देखना है। अब आप ये मत कहना कि ये वाला पार्ट छोड़ दिया, यहाँ पे कुछ नहीं है, बस यहाँ पे ये बोला गया है कि प्राइम मिनिस्टर है यूके के विंस्टन चर्चिल, उन्होंने ये बोला था कि डेमोक्रेसी जो है वर्स्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। क्योंकि जो अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जैसे कि मोनार्की हो गई, जो मोनार्की हो गई या कम्युनिज्म हो गया, ठीक है, या फिर जो है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की हो गई, इस टाइप की जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है इनको हम बहुत पुराने टाइम से जो है क्या करते आ रहे हैं, प्रैक्टिस करते आ रहे हैं, ठीक है। डेमोक्रेसी एकदम न्यू कॉन्सेप्ट है, ठीक है, उन्होंने अपने टाइम पे बोला था। विंस्टन चर्चिल अभी कोई 5-10 साल पहले के नहीं, बहुत काफी पुराने टाइम के जो है प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं यूके के, ठीक है। उन्होंने ये बात कही थी, तो ये कम्प्लीटली यूजलेस, इतना आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं है। यहाँ यहाँ से मेन पॉइंट जो स्टार्ट होता है कि डेमोक्रेटिक सोसाइटी और डेमोक्रेटिक स्टेट में क्या अंतर है, ठीक है। डेमोक्रेटिक सोसाइटी हम ऐसे समझ सकते हैं जैसे गोकुलधाम सोसाइटी, हम तारक मेहता का उल्टा चश्मा, ठीक है, वहां पे जैसा वो पूरी सोसाइटी है, तो ऐसे ही अगर हम सोसाइटी में देखें तो डेमोक्रेटिक सोसाइटी का मतलब क्या है। डेमोक्रेटिक सोसाइटी का मतलब है कि वहां पर सोशल इकोनॉमिक इक्वालिटी हो लोगों के अंदर, ठीक है, यानी कि सभी लोगों को एक तरह से ट्रीट किया जाए, सभी लोगों इकोनॉमिकली भी सब लोग इक्वल हों, ठीक है।
यानी कि ऐसा नहीं है कोई अमीर है कोई गरीब है, नहीं, इकोनॉमिकली भी सब लोग इक्वल हो, इसको हम कहते हैं डेमोक्रेटिक सोसाइटी। बट जब हम इसी बात को एक बड़े लेवल पे कहेंगे, बड़े स्तर पे कहेंगे, तो हम कैसे कहेंगे? जैसे कि इंडिया क्या है, एक डेमोक्रेटिक स्टेट है, ठीक है। डेमोक्रेटिक स्टेट के अंदर क्या पर्टिकुलर एलिमेंट है जो जरूरी होना चाहिए? वो है कि सिटीजन्स का पार्टिसिपेट करना, ठीक है, पॉलिटिकल प्रोसेस के अंदर, ठीक है, और फेयरली, यानी कि किसी को भी दबाव देके वोट ना करवाया जाए, है ना, फेयर प्रोसेस हो बिल्कुल। नेक्स्ट कुछ फ्रीक्वेंट मीनिंग है जो डेमोक्रेसी से जुड़े हुए हैं। पहला, बाय द पुअर एंड डिसएडवांटेज। सेकंड, सोसाइटी बेस्ड ऑन इक्वल अपॉर्चुनिटी, यानी कि डेमोक्रेसी के अंदर लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाती है, वो भी उनकी मेरिट के बेसिस पे, ठीक है, कि भाई आपने ग्रेजुएशन की हुई है या आपने क्या चीज क्वालिफाई की हुई है उसके बेसिस पे, ठीक है, ना कि आप अमीर हो या गरीब हो, ठीक है। थर्ड इज वेलफेयर, ठीक है, बेसिक वेलफेयर लोगों का जो है प्रोवाइड कराया जाता है सोशल इनइक्वालिटी को दूर करने के लिए। नेक्स्ट डिसीजन मेकिंग बेस्ड ऑन मेजोरिटी रूल, ठीक है, यानी कि मेजोरिटी के बेसिस पे, यानी मेजोरिटी लोगों की वॉइस सुनी जाती है, उसके बेसिस पे ही डिसीजन लिए जाते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे प्रोटेक्ट किए जाते हैं माइनॉरिटी के राइट्स को, ठीक है। फुलफिल किया जाता है पब्लिक ऑफिस ओनली थ्रू कॉम्पिटिशन ऑफ पॉपुलर वोट, ठीक है, यानी कि और अदर कोई मेथड यूज नहीं किया जाता, वोटिंग सिस्टम ही यूज किया जाता है। अब ब्रॉडर सेंस में अदर फीचर्स क्या हैं जो इंडिया के भी है? रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, प्रॉपर रूल ऑफ लॉ, हर चीज के लिए लॉ है ना, एक रूल है, ठीक है, प्रॉपर। नेक्स्ट ह्यूमन राइट्स। नेक्स्ट इंडिपेंडेंट मीडिया होना, है ना, यानी गवर्नमेंट का कोई इन्फ्लुएंस ना होना मीडिया के अंदर। जुडिशरी सेपरेशन ऑफ पावर होना, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और लेजिस्लेचर के बीच में, ये अदर फीचर्स हैं डेमोक्रेसी के। अब हम देखेंगे एवोल्यूशन, कि कैसे डेमोक्रेसी का एवोल्यूशन हुआ है, ठीक है, कि जब ग्रीक में जो है डेमोक्रेसी का ये पूरा कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ, तो वहां पे कैसे जो वुमेन्स हैं, ये जो स्लेव्स हैं, ये जो इमाइग्रेंट क्या होते हैं, जो दूसरी कंट्री से या दूसरे एरिया से माइग्रेट करके हमारे एरिया में आ गए हैं, है ना, तो ये सब चीजों को इन इन लोगों को मतलब एक्सक्लूड किया गया, ठीक है, पॉलिटिकल जो भी पार्टिसिपेशन है उससे, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे कैसे फ्रांस, ब्रिटेन और यूएस में जो वोटिंग राइट्स थे वो खाली वेल्दी लोगों के पास थे, यानी जो अमीर लोग थे उन्हीं के पास से वोटिंग राइट्स थे, ठीक है। एक मिनट पानी पीने। नेक्स्ट हम देखेंगे कैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन जब आया 1789 में, जब लोग बहुत ज्यादा तंग आ गए लुइस 16 से, तब उन्होंने क्या किया, फ्रेंच में रेवोल्यूशन ला दिया, ठीक है। और इस रेवोल्यूशन में जो मेन चीजों पे हाईलाइट किया गया वो कहते हैं लिबर्टी, कि लोगों के पास अधिकार है, इक्वालिटी, सभी लोगों को इक्वली ट्रीट किया गया। थर्ड इज फ्रेटर्निटी, ठीक है, कि एक एक जो भावना होती है ना पूरे देश में एक साथ चलने की, एक साथ सबका विकास हो, उस टाइप की, ठीक है, भाईचारा, जो ब्रदरहुड है एक तरीके से। अब यहाँ पे भी हमें क्या देखने को मिला, जब ये फ्रेंच रेवोल्यूशन सक्सेसफुल रहा उसके बाद भी जो है वुमेन्स जो थी उनको राइट नहीं मिले, ठीक है, राइट टू नहीं मिला। नेक्स्ट हम देखेंगे यूएस में, ठीक है, यूएस में भी जो वोटिंग राइट है वुमेन्स को कब मिले? 1928 में, है ना। और इवन यूएस में एक अदर प्रॉब्लम भी देखने के लिए मिलती है, डिस्क्रिमिनेशन, वो भी किस पे? रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, कलर बेसिस, ठीक है, व्हाइट और ब्लैक्स का जो था, ठीक है। अब इन सब चीजों में इंडिया बहुत ज्यादा प्रोग्रेसिव रहा है एज कम्पेयर टू वेस्टर्न वर्ल्ड और वेस्टर्न डेमोक्रेसीज, बिकॉज इंडिया ने अडॉप्ट कर लिया था यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज फ्रॉम 1950, आई एम सॉरी, ठीक है, 1950 में। और सबसे वर्स्ट हालत रही साउथ अरेबिया की, जिन्होंने रिसेंटली अलाउड किया वुमेन टू वोट इन 2015, ओ माय गॉड, 2015 में, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे सैम्यूल पी हंटिंग एक सेकेंड, सैम्यूल पी हंटिंगटन, ठीक है, जिन्होंने अपनी 1991 में एक बुक लिखी थी, थर्ड वेव डेमोक्रेटाइजेशन, ठीक है। इसमें हम थ्री वेव्स बताई डेमोक्रेसी की, ठीक है। यहाँ पे कुछ नहीं, बस टाइमलाइन दी गई है, ठीक है, कि फर्स्ट वेव में ये टाइमलाइन थी, सेकंड वेव में ये टाइमलाइन थी, ठीक है, थर्ड वेव में ये टाइमलाइन थी। और बस ये बताया गया कि फर्स्ट वेव में कितनी कंट्रीज थी जो डेमोक्रेसी को फॉलो कर रही थी, सेकंड में कितनी थी, थर्ड में कितनी थी, ठीक है। यहाँ से जो है इम्पोर्टेंट शुरू होता है टॉपिक है, और यहाँ से ध्यान से पढ़ना है। प्रोसीजरल मिनिमलिस्ट एंड सब्सटेंटिव मैक्सिमलिस्ट डायमेंशन, ठीक है। सबसे पहले देखेंगे डेमोक्रेसी को हम दो यूज से पढ़ने वाले हैं यहाँ पे। फर्स्ट इज प्रोसीजरल मिनिमलिस्ट एंड सब्सटेंटिव मैक्सिमलिस्ट, ठीक है। तो प्रोसीजरल डायमेंशन में जो हम देखेंगे ये किस चीज पे फोकस करता है? प्रोसीजर्स पे, ठीक है, क्या प्रोसीजर, क्या प्रक्रिया हो रही है एक तरीके से, और मीन्स
ठीक है, कि प्रक्रिया हो तो रही है पर किस तरह से हो रही है, ठीक है, कोई भी चीज अगर हम परफॉर्म कर रहे हैं तो उसका क्या प्रॉपर प्रोसीजर है, प्लस किस टाइप से परफॉर्म करें, किस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, तो इसमें हम यही देखते हैं कि क्या प्रोसीजर है डेमोक्रेसी को अचीव करने के लिए, प्लस किस तरह से हम डेमोक्रेसी को अचीव कर सकते हैं, ठीक है, तो किस तरह से कर, क्या प्रोसेस क्या है, वही वोटिंग सिस्टम पूरा कराना, ठीक है, किस तरह से कर सकते हैं, रेगुलर कॉम्पिटिटिव इलेक्शंस करा के, है ना, और स्टेबिलिटी बना के गवर्नमेंट में, कि भाई जो तानाशाही जैसी जो अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो ओवरकम ना कर ले या ओवरथ्रो ना कर दे डेमोक्रेसी को। यहाँ पे दो जो स्कॉलर्स हैं उनके व्यू भी दिए गए हैं, जोसेफ स्कम्पटर, ठीक है, नेक्स्ट इज हंटिंगटन, ठीक है, तो इन दो में से एक कोई जो बात दोनों सेम कह रहे हैं, बस एक कोई व्यू जो है आप याद कर लेना जो आप आंसर में लिख सको, ठीक है, इससे जो है अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। अब जोसेफ स्कम्पटर ने कहा है कि सभी जो इंडिविजुअल्स के पास क्या होती है, पावर होती है डिसाइड करने की कि भाई वो किसको वोट करना चाह रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट हंटिंगटन ने कहा है हैज आल्सो अकॉर्ड सिमिलर व्यूज उन्होंने बोला है कि सेंट्रल प्रोसीजर ऑफ डेमोक्रेसी क्या है, सिलेक्शन ऑफ लीडर, कि भाई हमारा जो लीडर है वो कितना अकाउंटेबल है जनता के लिए, ठीक है। नेक्स्ट हम मिनिमलिस्ट व्यू देखेंगे। मिनिमलिस्ट व्यू में हम देखते हैं मिनिमलिस्ट व्यूज एंड दस आर गवर्न बाय द रिप्रेजेंटेटिव, दिस व्यू डज नॉट फोकस ऑन लिबर्टी एंड फ्रीडम, यानी ये व्यू जो है लिबर्टी और फ्रीडम के कॉन्सेप्ट पे फोकस नहीं करता है, ये एम्फेसिस करता है कि कैसे हम एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को इलेक्ट करें, ठीक है, कैसे हम सेटअप करें डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को, ठीक है। अगर एब्सेंस होगी चेक्स एंड बैलेंस की, ठीक है, चेक्स एंड बैलेंस का मतलब क्या है, जैसे कि लेजिस्लेचर है, ठीक है, लेजिस्लेचर जो भी काम कर रहा है उस पे कौन नजर रखता है, ठीक है, अगर लेजिस्लेचर कुछ भी गलत करेगा तो उसको क्या कॉमन पब्लिक कॉल आउट करेगी, कॉमन पब्लिक तो कर ही सकती है, प्लस और कौन करता है, जुडिशरी, ठीक है, जुडिशरी नजर रखती है कि भाई कोई भी काम जो लेजिस्लेचर कर रही है वो हमारे संविधान के खिलाफ ना हो, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे सब्सटेंटिव डेमोक्रेसी। तो सब्सटेंटिव डेमोक्रेसी ट्राई टू ओवरकम द शॉर्ट कमिंग ऑफ प्रोसीजरल व्यू, आर्ग्यूइंग दैट सोशल एंड इकोनॉमिक डिफरेंस कुड हैम्पर पीपल पार्टिसिपेशन, ठीक है। सब्सटेंटिव डेमोक्रेसी के अंदर हम किस चीज की बात करते हैं कि जो सोशल और इकोनॉमिक जो डिफरेंसेस हैं लोगों के अंदर, यानी कि कुछ लोग बहुत अमीर हैं, ठीक है, कुछ लोग मिडिल क्लास में आ रहे हैं, कुछ लोग बहुत गरीब हैं, तो ये जो इनइक्वालिटी है सोसाइटी के अंदर ये हैम्पर कर रही है लोगों का पार्टिसिपेशन इन डेमोक्रेटिक प्रोसेस, ठीक है। इट फोकस ऑन आउटकम लाइक सोशल इक्वालिटी, यानी कि किस टाइप के आउटकम पे फोकस करते हैं, सोशल इक्वालिटी वाले, इंस्टेड ऑफ एंड्स इन ऑर्डर टू ट्रूली वर्क फॉर द गवर्न इन अ सेंस इट इज talk about common good rather than benefit of limited individual. The rights of marginalized sections like women and the poor are protected through redistributive justice. देखो बेसिकली सबस्टेंटिव डेमोक्रेसी के अंदर हम क्या चीज पढ़ते हैं कि कैसे सोसाइटी की जो ग्रोथ है, ठीक है, वो हैम्पर हो रही है थ्रू सोशल एंड इकोनॉमिक डिफरेंसेस, जो मैंने आपको बता दिया कि जो अमीर गरीब का डिफरेंस है, ठीक है। अब इसको हम कम कैसे कर सकते हैं, इसको हम कम कर सकते हैं सोशल इक्वालिटी जैसे कॉन्सेप्ट पे फोकस करिए कि भाई लोगों में क्या हो, समानता हो। अभी समानता कैसे आएगी, जब गवर्नमेंट जो है इनिशिएटिव लेगी, बेसिक वेलफेयर जो है प्रोवाइड करेगी लोगों को, ठीक है, यानी कि जो बेसिक नेसेसिटीज है वो प्रोवाइड करेगी। अब बेसिक नेसेसिटी क्या हो सकती है, फूड शेल्टर, है ना, और जॉब, और क्या बेसिक नेसेसिटी हो सकती है, एक घर होना, है ना, तो ये सब प्रोवाइड कौन करेगी, गवर्नमेंट, ठीक है। अगर गवर्नमेंट देखो जॉब प्रोवाइड करेगी तो होम वाली समस्या तो अपने आप चली जाएगी कि इंसान कमाएगा तो एक खरीद ही लेगा, ठीक है, ये बना ही लेगा, ठीक है, ये रेंट पे तो रह ही लेगा, एटलीस्ट रोड पे ना रहेगा, ठीक है। अब जॉब वाली समस्या कब खत्म हो जाएगी, जब अगर सरकार एजुकेशन प्रोवाइड करेगी फ्री ऑफ कॉस्ट अच्छी एजुकेशन, तो ये जॉब वाली प्रॉब्लम भी खत्म हो जाएगी, सरकार को जॉब देने की जरूरत नहीं है, अगर अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करेगी सरकार तो जॉब भी जो है इंसान अपने आप सर्च कर सकता है अगर उसके पास क्वालिफिकेशंस हैं तो, है ना। नेक्स्ट हम देखेंगे टाइप ऑफ डेमोक्रेसी। तो ब्रॉडली अगर हम देखें तो टू टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी होती है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, ठीक है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी वो होती है जहां पर पीपल, डायरेक्ट नाम से ही समझो, जहां पर पीपल डायरेक्टली पार्टिसिपेट कर रहे हो, ठीक है, जैसे कि स्विट्जरलैंड में है अभी भी, ठीक है। अब नेक्स्ट कहना ये है कि स्विट्जरलैंड में ये पॉसिबल क्यों है डायरेक्ट डेमोक्रेसी, इसलिए पॉसिबल है क्योंकि स्विट्जरलैंड क्या है, एक छोटा देश है, ठीक है, वहां पर लोगों से ओपिनियन लेना इज पॉसिबल, ठीक है। जैसे कि अगर स्विट्जरलैंड में कोई भी डिसीजन लेना है गवर्नमेंट को लोगों से रिलेटेड, ठीक है, तो वो क्या कराते हैं, प्लेबिसाइट कराते हैं, ठीक है, प्लेबिसाइट मतलब
लोगों का ओपिनियन मांगते हैं, ठीक है। जैसे कि फोन में मान लो, जैसे कि हम टिक करते हैं ना, एबीसीडी ऑप्शन होता है, तो ऐसे प्रॉपर वो लिखा रहेगा एबीसीडी, आपको बताना है कि आप किसके फेवर में हो, ठीक है। तो उस प्लेबिसाइड के बेसिस पे जो है गवर्नमेंट क्या करती है, अपना डिसीजन लेती है, ठीक है। यानी कि वो हर चीज में खुद से नहीं देख रही है, वो अपने डिसीजन को एक्टिवली इंगेज रख रहे हैं, है ना। जिससे क्या होता है, कॉमन पब्लिक का ट्रस्ट बना रहता है गवर्नमेंट पे, ठीक है। अब इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में कैसे होता है, जैसे कि इंडिया है, इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है ना, जैसे रशिया एक बहुत बड़ी कंट्री है, ठीक है। तो इंडिया में क्या है, इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है, जहां पर हम अपना रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट कर रहे हैं अपने बिहाफ पर, ठीक है, कि हमारे बिहाफ पर कौन डिसीजन लेगा, ये लेंगे, है ना। पार्लियामेंट में हम खुद तो जाते नहीं है ना, हमारे बिहाफ पे कौन डिसीजन लेता है, एमएलए एमपी डिसीजन लेते हैं, है ना। तो ये फर्क है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी के अंदर। नेक्स्ट हम देखेंगे डिफरेंट थ्योरीज क्या है डेमोक्रेसी के ऊपर। फर्स्ट है क्लासिकल, ठीक है। क्लासिकल डेमोक्रेसी जो बेस्ड है वो पुरानी, जो हमने ग्रीस से जब शुरुआत की थी ना, उस पे बेसिस है, ठीक है। अब with a particular system of rule that developed in the largest and the most powerful Greek city based on mass meeting, ठीक है। यहाँ पे क्या होता था ग्रीक मॉडल में, यहाँ पे मीटिंग्स कराई जाती थी, ठीक है, जहां पर लोग जो है पॉलिटिकली एक्टिव रहते थे, अपना ओपिनियन देते थे, ठीक है, कि सोसाइटी को डेवलप करने के लिए, ह्यूमंस के डेवलपमेंट के लिए क्या चीजें जो है नेसेसरी हैं, ठीक है, हमें ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, ठीक है। अब किस टाइप से असेंबलीज होती थी, मीटिंग्स होती थी, ठीक है, सिटीजन्स भी जो है कॉन्ट्रीब्यूशन देते थे डिसीजन मेकिंग में। बट यहाँ पे एक माइनस पॉइंट क्या था, माइनस पॉइंट था कि यहाँ पे वुमेन्स को एक्सक्लूड किया गया, स्लेव्स को एक्सक्लूड किया गया, प्लस फॉरेनर्स को एक्सक्लूड किया गया सिटीजनशिप से, ठीक है। नेक्स्ट, प्लेटो ने अपनी बुक ये भी बोला है, क्रिटिसाइज करते हुए यहाँ की ग्रीक डेमोक्रेसी को क्रिटिसाइज करते हुए, कि यहाँ पर लोग इतने इनकैपेबल थे अपने आप को गवर्न करने में, कि उन्हें बड़े बड़े फिलोसफर किंग्स की सहायता लगी अपने आप को गवर्न कराने में, ठीक है। यानी कि किसकी सुनते थे वो ज्यादा, जो बड़े बड़े किंग्स और जो फिलोसफर थे उनकी वो बातें सुनते थे, ठीक है, उनके इन्फ्लुएंस में रहते थे, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे एलिटियस थ्योरी। एलिटियस थ्योरी को प्रोपाउंड किया था विल्फ्रेडो पैरेटो, जी मॉस्का, रॉबर्ट माइकल्स एंड जोसेफ स्कम्पटर ने, ठीक है। माइकल्स ने बोला कि एलिटियस्ट थ्योरी के अंदर कि ये क्या है, रोल ऑफ फ्यू है, ठीक है। अब एलिटिस्ट में एक वर्ड जो है और छिपा हुआ है, एलाइट। एलाइट का मतलब होता है अमीर क्लास, ठीक है, रिच क्लास। तो ये जो माइकल जी थे इन्होंने बोला, एसेट बस, ठीक है। ये जो माइकल जी थे इन्होंने बोला कि ये तो क्या है, प्रॉपर डेमोक्रेसी क्या है, एक प्रॉपर एलिटिस्ट थ्योरी है, ठीक है। एलिटिस्ट थ्योरी कैसे, कि यहाँ पे हमें किसका रूल देखने मिलता है, इलाइट ग्रुप का। इलाइट ग्रुप कौन है, जो अमीर वर्ग है ना, उनका रूल देखने के लिए मिलता है। इसलिए ये क्या है, रूल ऑफ फ्यू है, यानी यहाँ पे तो सिर्फ अमीरों की ही बात सुनी जा रही है, अदर कैटेगरी को तो इग्नोर किया जा रहा है, ठीक है। तो उन्होंने ये बात कही। उन्होंने इतना भी कहा कि जो इलाइट्स होते हैं उनके पास कोई लीडरशिप क्वालिटीज नहीं होती है, ठीक है। इसीलिए थ्योरी जो है एक सीरियस क्वेश्चन जो है पुट अप करती है डेमोक्रेसी के ऊपर। नेक्स्ट हम देखेंगे प्लूरलिस्ट थ्योरी, ठीक है। प्लूरलिस्ट थ्योरी का कहना ये था कि पॉलिसी मेकिंग इज अ डिसेंट्रलाइज्ड प्रोसेस व्हेयर डिफरेंट ग्रुप बार्गेन फॉर देयर व्यूज टू बी एक्सेप्टेड, ठीक है। यानी कि जो पॉलिसी मेकिंग है इसके अंदर जो डिफरेंट ऑफ ओपिनियन है, यानी अलग अलग लोगों की आवाज को सुनना चाहिए, ठीक है। ये क्या है, रिजल्ट है, और इंटरेक्शन बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स, यानी ये जो पॉलिटिकल पूरा प्रोसेस है ना, ये किस चीज का रिजल्ट है, कि भाई लोग डिफरेंट ग्रुप्स के बीच में क्या हो, इंटरेक्शन, ठीक है। अनलाइक फ्यू विलाइट्स, ना कि सिर्फ जो है जो रिच क्लास है उसी की सुनी जा रही है ना, यानी सब तरह के लोग हों, ऐसा नहीं कि रिच क्लास को हटा दो, नहीं, रिच क्लास भी हो, मिडिल क्लास भी हो, लोअर क्लास भी हो, ठीक है। नेक्स्ट बात इन्होंने क्या की, कि पब्लिक पॉलिसी को तभी बनाना चाहिए जब दोनों ग्रुप्स इन्वॉल्व हो, यानी सभी ग्रुप्स इन्वॉल्व हो, सभी टाइप के लोग जो है उसमें इन्वॉल्व हो। मेन जो है आप नाम यहाँ पे पढ़ सकते हैं, कार्ल मेनिन, रेमन एरोन, रॉबर्ट हैल, चार्ल्स लिंडब्लॉम। नेक्स्ट हम देखेंगे पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी, ठीक है। वैसे तो सारी डेमोक्रेसी जो है पार्टिसिपेटरी इन द सेंस होती है, बट दैट दे आर बेस्ड ऑन पॉपुलर कंसेंट विच इंश्योर देयर पार्टिसिपेटरी नेचर, ठीक है। पॉपुलर कंसेंट का मतलब क्या है, यहाँ पे डेमोक्रेसी के अंदर क्या होता है, लोग वोट करते हैं, है ना। प्लस लोग किसको वोट करते हैं, जिसको वो जिताना चाहेंगे, है ना, उसको वोट करेंगे, है ना। तो पॉपुलर वोट से जो जीतता है वही पावर में आता है,
नेक्स्ट बात यहाँ पे क्या बोलेगी, हाउएवर देयर आर चांसेस दैट द रोल ऑफ सिटीजन कुड बी लिमिटेड टू जस्ट वोटिंग इन डेमोक्रेसी। ठीक है, द गैप बिटवीन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव एंड द पीपल वाइडन इन कम्प्लेक्स डेमोक्रेसी। देखो कभी कभी क्या होता है कि हम किसी रिप्रेजेंटेटिव को वोट कर देते हैं, ठीक है, जो वो वादे उन्होंने किए हुए हैं वो फुलफिल नहीं करते। इन फ्यूचर में ज्यादातर यही होता है कि जो उन्होंने वादे किए हैं वो फुलफिल नहीं करते हैं, तो ये क्या क्रिएट कर देता है, गैप क्रिएट कर देता है बिटवीन द सिटीजन्स, जो वोटर्स हैं और जो रिप्रेजेंटेटिव है। ठीक है, अब सिटीजन पार्टिसिपेशन का क्या कहना है, जो पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी का क्या कहना है कि किस टाइप की चीजों को प्रमोट करना चाहिए, एक्टिव सिटीजन पार्टिसिपेशन, कि अगर जो आपका रिप्रेजेंटेटिव है उन्होंने फुलफिल नहीं किया अपने वादे, तो आप क्या करो, टेस्ट करो। ठीक है, उसके खिलाफ आवाज उठाओ। ठीक है, खाली आप वोट देने तक सीमित ना रहो। ठीक है, वोट देना ये आपका एक ओनली वर्क नहीं है। ठीक है, अगर वो गलत कर रहे हैं तो उनके खिलाफ आवाज उठाओ। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी। डिलिबरेटिव डेमोक्रेसी का ये कहना था कि जो भी ये जो वोटिंग सिस्टम होता है, ठीक है, ये पूरा फेयर हो, ट्रांसपेरेंट हो, किसी भी पर्सन को फोर्सफुली वोट ना कराया जाए। ठीक है, या जो लोग अपनी कास्ट देख के वोट कर देते हैं, इस टाइप की प्रैक्टिसेस ना हो। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे पीपल डेमोक्रेसी। पीपल डेमोक्रेसी का जो कॉन्सेप्ट है ये दिया था कार्ल मार्क्स ने। ठीक है, और कब दिया था, जब प्रोलेटरिएट रेवोल्यूशन हो गया था तब। अभी प्रोलेटेरियन रेवोल्यूशन क्या है, कार्ल मार्क्स के अनुसार जो पूरी सोसाइटी थी वो दो में बटी हुई थी, एक था वर्किंग क्लास, एक था प्रोलेटेड क्लास। प्रोलेटेड क्लास था वर्किंग क्लास, डब्ल्यूसी वर्किंग क्लास, ये जो लेबर है ना, लेबर क्लास होता है ना वो, ठीक है, जो काम कर रहा है। वर्किंग क्लास था अमीर क्लास, या अमीर या रिच कह सकते हैं। ठीक है, जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज वगैरह के ओनर थे वो थे बर्गिस, और जो लेबर थी वो उन फैक्ट्रीज में काम कर रही थी। ठीक है, तो उनका कहना ये था कि ये जो डिसीजन मेकिंग जो पूरी पावर है ये खाली बर्गिस के हाथ में ना रही, जो प्रोलिटरेट है इनको भी जो है बोलने का मौका दिया जाए, इनकी जो डिमांड्स है वो भी सुननी चाहिए। ठीक है, ये कहना था कार्ल मार्क्स का। नेक्स्ट हम देखेंगे सोशल डेमोक्रेसी। सोशल डेमोक्रेसी स्टैंड फॉर अ बेसिक चेंज इन मार्क्सिस्ट थॉट, यानी कि सोशल डेमोक्रेसी थोड़ी सी चेंज की बात करती है मार्क्सिस्ट थॉट के अंदर, जो अभी हमने पहले पढ़ा। सोशल डेमोक्रेसी बात करती है एक स्टैब्लिश करने की सोशलिस्ट सोसाइटी, बट नॉट थ्रू रेवोल्यूशन। जैसे कि कार्ल मार्क्स जो है, क्या कार्ल मार्क्स के अगर आप और डिटेल में पढ़ोगे तो उन्होंने हमेशा जो है रेवोल्यूशन को सपोर्ट किया है ना, जैसे कि यहाँ पे प्रोलेटेरियन रेवोल्यूशन हुआ था। ठीक है, जहाँ पर लेबर्स ने रिवोल्ट किया था किसके खिलाफ, वर्किंग क्लास के खिलाफ। ठीक है, तो जो सोशल डेमोक्रेसी जो सोशलिस्ट है बेसिकली वो सपोर्ट कर रहे हैं नॉन रेवोल्यूशन। ठीक है, कि हमें चेंज चाहिए सोसाइटी में बट थ्रू स्टेट रेगुलेशन, यानी कि पूरे रूल बनाया जाए लॉ के अनुसार। ठीक है, स्टेट करे ये काम, हम रिवोल्ट नहीं करेंगे। ठीक है, जैसे कि इंडस्ट्रीज है, बिजनेस इंडस्ट्रीज है, तो उन वो कैसे चलेंगी, पूरा एक रूल हो, है ना, कि भाई अगर इंडस्ट्रीज है तो वहां पे ये सैलरी रखनी, ये सैलरी इतनी सैलरी तो होनी चाहिए। ठीक है, इस टाइप से। देखो नेक्स्ट है कॉस्मोपॉलिटन डेमोक्रेसी। ठीक है, कॉस्मोपॉलिटन डेमोक्रेसी क्या है, एक रिस्पॉन्स है टू इकोनॉमिक एंड कल्चरल ग्लोबलाइजेशन, आर्ग्यूइंग दैट डेमोक्रेसी शुड रिस्पॉन्ड टू चैलेंजेस बियॉन्ड बॉर्डर। ठीक है, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि खाली डेमोक्रेसी जो इंटरनल चैलेंजेस है किसी भी पर्टिकुलर कंट्री के अंदर, सिर्फ उस पर ध्यान ना दे, बियॉन्ड बॉर्डर भी ध्यान दे। ठीक है, जैसे कि टेररिज्म हो गया, ठीक है, टेररिज्म जैसा कॉन्सेप्ट हो गया, इलीगल इलीगल इमाइग्रेंट्स जो दूसरी कंट्रीज से आते हैं, है ना, तो इस टाइप के इश्यूज पर भी ध्यान दे। They argue that democracy should extend global sphere and there should be democratization of international organizations जैसे कि यूएन हो गया, which are dominated by West, वॉइस ऑफ मार्जिनलाइज कंट्री। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये है कि डेमोक्रेसी के कॉन्सेप्ट को और एक्सटेंड किया जाए। ठीक है, और जो यूएन जैसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है, जहां पर आज भी जो है वेस्टर्न वर्ल्ड की वॉइस जो है बहुत ज्यादा डोमिनेट करती है। ठीक है, और लेस जो डेवलप कंट्री है उनको उनकी वॉइसेस इतनी नहीं सुनी जाती, तो इस कॉन्सेप्ट को हमें जो है और ज्यादा क्या करना चाहिए, ग्लोबलाइज करना चाहिए। नेक्स्ट इज ई डेमोक्रेसी। ई डेमोक्रेसी सबसे इजी है। ठीक है, देखो पुराने टाइम में क्या था, हमारे पास इंटरनेट नहीं था। ठीक है, आज के टाइम पे हमें इंटरनेट है। ठीक है, अगर कोई भी अगर करप्शन भी एक्सपोज करना है तो आप क्या कर सकते हो, वेब कैम लगा सकते हो, है ना, छोटा सा कैमरा आता है ना, कैमरा लगा के जा सकते हो, करप्शन एक्सपोज कर सकते हो। तो आज के टाइम पे हमारे पास एसेसिबिलिटी बहुत ज्यादा है हर चीज की। ठीक है, तो ये ई डेमोक्रेसी कहती है कि इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी का सही यूज होना। ठीक है,
लास्ट है फॉरेन पॉलिसी डायमेंशन, तो जितना मैंने हाईलाइट किया आप इसको पढ़ लेना, ठीक है, ये सच इम्पोर्टेंट नहीं है। इसमें बस ये बताया गया कि कैसे जो है फॉरेन पॉलिसी में डेमोक्रेसी हेल्प करती है, ठीक है, क्योंकि जो डेमोक्रेसी है उसका मेन एजेंडा ही ये है कि पीसफुल रेजोल्यूशन, ठीक है, पीसफुल। तो जहां जिस भी कंट्री में डेमोक्रेसी होगी वहां पर ज्यादातर जो रिजॉल्वमेंट होते हैं इश्यूज के वो कैसे होता है, पीसफुल, पीसफुल ट्रीटी के थ्रू, ठीक है, ना कि लड़ाई करके। जैसे कि यहाँ पे एक सेइंग बता रखी है यूएस प्रेसिडेंट की कि वुड्रो विल्सन ने बोला था कि वर्ल्ड मस्ट मेड सेफ फॉर डेमोक्रेसी एंड मेड एफर्ट टू प्रमोट, यानी कि डेमोक्रेसी अगर प्रैक्टिस होगी तो वर्ल्ड ज्यादा सेफ रहेगा, ठीक है। यहाँ पे बोला गया है देखो कि डेमोक्रेसी क्या है, बेटर है, तो यहाँ पे बस इतना ही बताया गया है, ठीक है। आई नो वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो गया, बट देखो अगर कॉन्सेप्ट क्लियरिटी चाहिए लाइन बाय लाइन तो वीडियो थोड़ा लंबा हो गई, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल।